आपको, मुझे, हमारी पूरी टीम, पूरी स्क्वायर डाइस की टीम, सबको बहुत सारा बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी बधाई के पात्र है। क्यों? इस वजह से क्योंकि आप देख रहे हैं निःशुल्क बैच डे 30, इजंट इट? यकीन भी नहीं होता है कई बार कि हमने 1 महीने का निःशुल्क बैच का ये जो सफर था इसे तय कर लिया। जब स्टार्ट किए थे बहुत तरह की बातें हुई थी, बहुत तरह के बच्चे के मैसेजेस अभी भी पड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में, डिफरेंट वीडियोस में, कि सर प्लीज आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, स्टॉप मत कीजिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। देखो, एक दो ने भी सीरीज स्टार्ट किए हैं तो मकसद ही है कि हम इसे खत्म करेंगे, ये मकसद ऑलरेडी है। और अनलेस की जब तक कि कुछ ऐसी चीजें, अनअवॉइडेबल तरह के इंसिडेंट्स ना आ जाएं, ऐसा चीज ना हो जाए जो अनफोर्सीन हो, जो हमने पहले कभी ना देखा हो, इस तरह कुछ कांड वांड ना हो, तो ये सीरीज लगातार चलते ही रहेगा। कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है बात? डे 30 है और प्रोनाउन का 10वां दिन का क्लास है। प्रोनाउन का 10वां दिन का क्लास होने का मतलब क्या है कि नाउन के हमने 20 लेक्चर्स किए नहीं, और बाकी अब तक प्रोनाउन का 10, तो 20 + 10 हमने 30 लेक्चर्स आज इसको लेकर के हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे इस सीरीज में हम, ये देखिए आप। इससे पहले कुछ वर्ड्स हैं, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप, हम हट जाते हैं स्क्रीन से, आप ध्यान से पढ़िए। एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्सॉर्ट, अवेल, अडेप्ट। मेरे साथ बोलेंगे आप, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्सॉर्ट, अवेल, अडेप्ट। फिर कुछ वर्ड्स आपको मिलेगा, स्लिप, सिट, लाफ, गो, स्टैंड, स्विम। आई रिपीट, स्लिप, सिट, लाफ, गो, स्टैंड, स्विम। ये सारा वर्ड्स हम क्यों लिख रहे हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। ये जो अभी आप वर्ड्स देख रहे हैं, इनको मान लो अल्फा। क्या मान लो? अल्फा। अभी इतना ही मान करके चलना, ठीक है ना बात? क्योंकि इनसे रिलेटेड बातें और भी बहुत सारी हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी देखेंगे। बहुत सारा ऐसा होता ही है, मेरा स्टाइल है हमेशा से कि हम सारा चीज क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं पढ़ाते हैं। इस वजह से नहीं पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चे लगातार हैं, जो कंटिन्यूटी बरकरार रखे हैं, उन्हें ज्यादा बेनिफिट हो। होता है क्या ना कि मान लो आज हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, हम बोले कि बाबू प्रोनाउन खत्म हो गया, अब कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे वो चीजों को पढ़ते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो हम डिस्कशन में भी बहुत कुछ सिखाते हैं, यहां भी ऐसा कुछ होगा, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी इतना ही समझना, बाकी और देखेंगे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से। अल्फा का मतलब या तो एब्सेंट, या तो प्रेजेंट, या तो एंजॉय, या तो एक्सॉर्ट, या तो अवेल, या तो अडेप्ट, इस तरह की चीजें। तो जब भी अल्फा आएगा ना, अभी इतना ही समझना, तो इसके बाद एक सेल्फ लगा हुआ वर्ड आना चाहिए। टेक्निकली ये सेल्फ लगा हुआ वर्ड क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, आरपी होगा। क्योंकि जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब है। और याद है मैंने बताया था कि अगर सेल्फ लगा हुआ वर्ड वर्ब के बाद आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद आता है तो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो कई बार लोग ऐसा बोल पड़ते हैं, लोग फटाक से बोल देंगे कि अल्फा प्लस आरपी, ऐसा भी बोल के लोग निकल जाएंगे कि अल्फा प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम पहले ये बता रहे हैं कि अब इतना समझो कि ये सारे वर्ड्स अगर कहीं भी सेंटेंस में आएंगे तो इनके बाद कोई ऐसा शब्द आएगा से एक्स जिसमें सेल्फ लगेगा। जैसे एक्स के प्लेस पे मान लो रख दिया मैंने माई, तो माई सेल्फ। एक्स के प्लेस पे मैंने रख दिया हिम, तो हिम सेल्फ। एक्स के प्लेस पे रख दिया हर, तो हर सेल्फ। और सेल्फ लगा हुआ वर्ड या तो रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक होता है, आप जानते ही हैं। वर्ब के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो अब ये भी समझ सकते हैं कि अल्फा के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है? इतना ही दिमाग में रखना। उसी तरीके से यहां आप जो वर्ड देख रहे हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड्स देख रहे हैं, इनको भी अगर आप मान लेते हैं, इनको बीटा मान लेते हैं, तो बीटा के बाद सेल्फ लगा हुआ वर्ड नहीं आना चाहिए। अल्फा के बाद आना ही चाहिए, जो हमने पीछे देखा था। उसके बाद कोई ना कोई एक सेल्फ लगा हुआ वर्ड आएगा ही आएगा, लेकिन बीटा के बाद सेल्फ लगा वर्ड नहीं आना चाहिए। एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्सॉर्ट, अवेल, उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? अवेल। कई बार सवाल पूछ चुका है। एंजॉय कई बार पूछ चुका है, तो ये सबसे ज्यादा बार, लगभग 90 बार, 100 में से 90 बार कह सकते हो कि एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्सॉर्ट, अवेल, अडेप्ट जहां दिखा उसके बाद एक सेल्फ लगा हुआ वर्ड चिपका देना सेंटेंस के नीड के हिसाब से। और स्लिप, सिट, लाफ, गो, स्टैंड, स्विम ये सब लिखा रहेगा, तो इनके बाद सेल्फ मत लगाना। जैसे मान लो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आई लाफ माई सेल्फ, गलत है वो, क्योंकि लाफ के बाद सेल्फ लगा हुआ वर्ड नहीं आना चाहिए। अब देखोगे जरा सा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आया है, ये देखिए।
इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ, है ना बात। अब यहां एक फ्रेज मिलेगा आपको, ले ऑफ। ले ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छटनी करना। होता क्या है, कई बार अगर कोई कंपनियां घाटे में होती हैं तो फाइनेंस में ऐसा होता है कि सबसे पहले मैन पावर को रिड्यूस किया जाता है। जब कोई कंपनी घाटे में जाती है ना, तो सबसे पहले कर्मचारियों की छटनी होती है। ठीक है बात, इस तरीके से होना शुरू होता है। तो ले ऑफ का मतलब छटनी करना अपने कर्मचारियों का, अपने स्टाफ का। इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड, यहां पे आप ध्यान रखना, सिखा दिया हम एक फ्रेज भी, ले ऑफ मतलब छटनी करना। इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल। एक वर्ड क्या मिला आपको यहां, अवेल मिला। और मैंने क्या बोला था कि एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्सर्ट, अवेल, अडेप्ट, ये जो भी वर्ड्स होंगे आपको इनके बाद एक सेल्फ लगा हुआ वर्ड चाहिए। तो खुद से सवाल करो, क्या इसके बाद कोई सेल्फ लगा हुआ वर्ड दिख रहा है? नहीं। एक दिख रहा है वॉलंटरी, एक दिख रहा है रिटायरमेंट, तो सेल्फ लगा हुआ वर्ड तो आपको नहीं ही नजर आ रहा है। तो मेरे को चाहिए था, तो एरर तो है, हम पकड़ लिए। अब सवाल है कि सर यहां पे करे क्या, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हिजसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ, क्या करें? तो देखो ये अवेल नाम का एक्शन किसके लिए यूज हो रहा है? इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम, तो वर्कर्स के लिए आ रहा है। नहीं, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हटाने और छटनी करने की बजाय उनसे कहा कि अगर आपको हम हटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बेहतर है कि आप खुद से रिटायरमेंट ले लें। तो यह अवेल किसको करने के लिए कहा जा रहा है? वर्कर्स को। किसको? देम को। यानी कि वर्कर्स प्लूरल है, और हम बताए थे आपको नाउन को प्रोनाउन देना, कि जैसे नाउन को प्रोनाउन देना होता है सबसे पहले नंबर देखिए, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर प्लूरल है तो फटाक से दे फैमिली चिपका दो, और अगर वो सिंगुलर है तो आप वहां पे उसके हिसाब से देखते हैं, मैस्कुलिन तो ही फैमिली, फेमिनिन तो शी फैमिली, कॉमन तो ही फैमिली, और न्यूटर तो इट फैमिली। तो प्लूरल में कुछ देखना ही नहीं है, दे फैमिली लगेगा। नहीं, क्या लगाओगे? दे, और तभी तो यहां देम लगाया गया है। तो इस एक्स के प्लेस पे दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा, और दे क्योंकि प्लूरल है तो सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स हो जाएगा। तो अवेल के बाद क्या लगना चाहिए था? अवेल हटा के नहीं, उसके तुरंत बाद तो होना चाहिए था इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये होना चाहिए था। ठीक है बात। चलिए पटकथा को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हु, विच, दैट, बहुत ही फ्रीक्वेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ऐसा पॉइंट जहां से आमतौर पे सवाल आते जाते रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में। देख सकते हैं आप क्या क्या है, हु, विच और दैट। तो हमें इसी में डिफरेंस समझने का प्रयास करना है कि सर कब इस्तेमाल करेंगे हु का, कब इस्तेमाल करेंगे विच का, और कब इस्तेमाल करेंगे दैट का। ठीक है बात। देखो, एक तो नॉर्मल बात ये समझो कि हु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ह्यूमंस के साथ, विच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉन ह्यूमंस के साथ। अभी थियरी बता रहे हैं, इलस्ट्रेट करेंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। दैट का इस्तेमाल होता है फॉर बोथ। हु का इस्तेमाल कहां करोगे? ह्यूमंस के साथ। विच का इस्तेमाल कहां करोगे? नॉन ह्यूमंस के साथ। दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए, ह्यूमंस में भी लग सकता है और नॉन ह्यूमंस में भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग हु और विच पे ही फोकस करेंगे। दैट का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे हम, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दैट, कब कब दैट लगाएंगे। फिर से नॉर्मल बात क्या समझो कि हु का इस्तेमाल ह्यूमंस के साथ, विच का इस्तेमाल नॉन ह्यूमंस के साथ, और दैट का इस्तेमाल ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो हम स्टेरिक मार्क लगा करके यहां पे दे दिए हैं। अब ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये भी तो आपको समझना है। ये देखो, हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ए प्लस आरपी प्लस वी, एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के प्लेस पर हु आ रहा है तो हु कब लगाओगे? अगर हमारा एंटीसीडेंट ह्यूमंस होगा तो आप यूज करेंगे हु का। एंटीसीडेंट ह्यूमंस हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के प्लेस पे हु लगेगा।
अगर एंटीसीडेंट हमारा नॉन ह्यूमंस हो जाए, क्या हो जाए? नॉन ह्यूमंस, तो आप क्या करेंगे? उस समय आप रिलेटिव प्रोनाउन के प्लेस पे लगाएंगे विच। यही हम बता रहे थे आपको कि हु का इस्तेमाल ह्यूमंस के साथ, विच का इस्तेमाल नॉन ह्यूमंस के साथ। अगर एंटीसीडेंट के प्लेस पे कोई ह्यूमंस लिखा रहेगा, अब थियरी बता रहे, एग्जांपल देंगे, तो आप लगाएंगे हु। कोई नॉन ह्यूमंस लिखा रहेगा तो आप लगाएंगे विच। दैट का इस्तेमाल दोनों के साथ होता है, बट उसका कुछ कंडीशन है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो हम कह रहे हैं द बॉय, अब बताइए क्या यूज करेंगे आगे हम लोग, द बॉय हु या द बॉय विच? जाहिर तौर पे बॉय क्योंकि ह्यूमंस का हिस्सा है तो आप लगाएंगे हु। लेकिन अगर हम इसी में कर देते द पेन, तो आप क्या लगाते? विच, क्योंकि पेन आपका ह्यूमंस नहीं है। या अगर हम यूज कर देते डॉग, तो आप क्या लगा रहे होते? विच, क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं है। अगर हम लगा दिए ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ह्यूमंस का हिस्सा है, आप क्या लगाते? हु। तो थियरी आपके भेजे में गई, जो इलस्ट्रेशन, जो एग्जांपल्स दिया मैंने, वो भी आपके दिमाग में चला गया। इसमें एक और बात है, हु का इस्तेमाल कहां पे किए हम लोग? ह्यूमंस के साथ किए। और मतलब क्या, ये एंटीसीडेंट हमारा जो अभी बताए। और विच का इस्तेमाल एनएच, मतलब समझ लेना नॉन ह्यूमंस हमारा, जब एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमंस तो विच, एंटीसीडेंट ह्यूमंस तो हु। विच का एक और इस्तेमाल है टू शो सिलेक्शन, टू शो सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन दिखाने की बात हुई, सिलेक्ट करने का कोई बात हुआ, कहीं किसी कलेक्शन में, ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है, तो वहां पे चाहे ह्यूमंस हो चाहे नॉन ह्यूमंस हो, आप हमेशा देखो, ये एक अलग पॉइंट है, वन, ये दूसरा पॉइंट है। अगर सिलेक्शन दिखाना हो तो वहां ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस मत देखना, ह्यूमंस हो या नॉन ह्यूमंस हो, उस सिचुएशन में सबके साथ विच लगेगा। एक बार फिर से, एंटीसीडेंट ह्यूमंस तो हु, एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमंस तो विच। दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए हो सकता है, ह्यूमंस के लिए भी, विच के लिए भी, वो बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन हु और विच ही है। तो एंटीसीडेंट ह्यूमंस तो हु, नॉन ह्यूमंस तो विच। विच का इस्तेमाल सिलेक्शन दिखाने के लिए भी होता है। जब ग्रुप्स हो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ विच ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस। वहां पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे? आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास किया जाए। अब आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, द वुमन, टीम ने मेरी ये भी लिख दिया यहां पर, स्टेनोग्राफर 2018 एग्जाम जो हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया, देख सकते हैं आप। 7 फरवरी 2019 को 2018 में स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें यह सवाल पूछा गया, वहां से उठाया गया है। यहां पर उन्होंने लिख दिया, हम आमतौर पर मना करते हैं, मत लिखा करो, क्या जरूरत है। लेकिन आप ये हमेशा समझे कि जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो क्या है भाई, द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर। अब देखो एग्जाम में इस तरह से सवाल आता है, देख पा रहे हैं आप लोग। हम बाकी ऐसी बस एक सेंटेंस लिख देते हैं, ऐसे ऐसे इस पैटर्न पे, कभी कभी इसी में स्प्लिट कर देता है, उस तरह के पैटर्न पे। यहां पे क्या रहा है ना कि एक विच लिव्स को नंबर 1 में डाल दिया है, द वुमन को नंबर 2 में डाल दिया है, और नेक्स्ट डोर को नंबर 3 में डाल दिया है, और इज अ टीचर को नंबर 4 में। तो यही कह रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं एक एरर है, और जिसमें एरर है वो किस पार्ट में फॉल करता है, आपको यह बताने का प्रयास करना है। तो ध्यान दो जरा सा, विच लिखा हुआ है, तो विच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसी हो गया तो इसके पहले वाला नाउन प्रोनाउन हमारा एंटीसीडेंट होगा, और हम क्या बोले थे, एंटीसीडेंट अगर ह्यूमंस होगा तो हु लगाएंगे, नॉन ह्यूमंस होगा तो विच लगाएंगे। वुमन यहां पे किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमंस का एग्जाम्पल है, और ह्यूमंस का एग्जाम्पल है, यानी कि आप यहां विच नहीं लगा पाते, आपको विच की जगह पे क्या करना पड़ता? हु करना पड़ता। तो एरर किसमें हो गया? यहां आप विच के प्लेस पे हु कर रहे हैं ना, तो हमारा एरर हो गया 1 नंबर में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाता है? 1 नंबर हो जाता है। इस तरीके से पूछता है सवाल। आइए और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इफ द बाईस्टैंडर हैड नॉट बीन देयर
with the first aid technique, the driver which had met with the accident would have died. और वहां पे मौजूद व्यक्ति को फर्स्ट एड नहीं पता होता तो वो ड्राइवर जो कि जिसका कि एक्सीडेंट हो गया था शायद वो मर जाता, है ना बात। बाय स्टैंडर्ड आप लोग को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कहां पे, कंपाउंड नाउन में पढ़ा था। एनीवेज हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं फिलहाल। यहां आपको विच मिला, विच मिलने का मतलब क्या भाई कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कब लगता है, जब इसके पहले का नाउन प्रोनाउन जिसे कि एंटीसीडेंट भी कहा जाता है अगर वो नॉन ह्यूमंस होता है तब हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ह्यूमंस होगा तो हु करना पड़ेगा। देखते हैं यहां विच के पहले मेरे को नाउन क्या मिला, ड्राइवर मिला। विच लगाने के लिए नाउन प्रोनाउन को क्या होना चाहिए था, नॉन ह्यूमंस होना चाहिए था। ड्राइवर क्या है बाबू, ड्राइवर तो ह्यूमंस है, यानी कि आप इस सवाल में विच नहीं लगा पाते, विच की जगह पे हु करना पड़ता। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, सब तो इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन हाँ ये सब ज्यादा पूछता है, आमतौर पे सवाल यहां से आते रहते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, द मूवी हु केम आउट, है ना बात। अगेन हु मिला, हु मिलने का मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले एंटीसीडेंट होगा। तो जब हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन तो एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट ह्यूमंस होना चाहिए, तभी आप यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के प्लेस पर हु लगा पाते हैं। अगर नॉन ह्यूमंस होता है तो विच लगाना पड़ता है। यहां क्या लिखा हुआ है, मूवी, और मूवी क्या है, मूवी हमारा नॉन ह्यूमंस है। क्या है मूवी, नॉन ह्यूमंस है। और जब मूवी नॉन ह्यूमंस है यानी कि आपको लगाना पड़ेगा इस हु की जगह विच। क्या कर देंगे, विच। द मूवी विच केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड। ये मूवी लास्ट वीक आई थी काफी अच्छी थी, जैसे हमारे यहाँ लास्ट वीक मूवी आई हुई है सैम मानिकसॉ या एनिमल मूवी, बॉलीवुड की बात करें तो ये सब मूवीज है। एनीवेज आगे देखते हैं। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक हिज जग इन हिज एब्सेंस। देखोगे हम लोग क्या देखे थे कि जब ह्यूमंस रहेगा तो हु यूज करेंगे, ह्यूमंस क्या एंटीसीडेंट अगर ये रहेगा तो, और अगर नॉन ह्यूमंस, इसको तुम उलट के लिख दो ऐसे और क्लियर होगा, नहीं ह्यूमंस तो हु, अगर नॉन ह्यूमंस तो विच, दैट देखेंगे बाद में। ये एक पॉइंट था, इन दोनों से रिलेटेड एक सवाल हम करा दिए, लेकिन हम एक और बात बताए थे कि विच का इस्तेमाल सिलेक्शन दिखाने के लिए भी होता है, टू शो सिलेक्शन। अब वो चाहे ह्यूमंस के बीच में से सिलेक्शन दिखलाओ या फिर नॉन ह्यूमंस के बीच में सिलेक्शन दिखलाओ, किसी के भी बीच में से। तो कह रहा है कि द मास्टर डिड नॉट नो, मालिक को यह बात पता नहीं लगी कि हु ऑफ द सर्वेंट्स, ग्रुप है ना यहां पे, एक से अधिक है, कि नौकरों में से किसने उसकी गैर मौजूदगी में उसके जग को तोड़ा। तो नौकरों में से किसने तोड़ा, राम ने, श्याम ने। सिलेक्ट कर रहे हैं आप, सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो जहां कहीं भी सिलेक्शन टेक्निकली क्या लगेगा ना यहाँ पे कि अच्छा सर्वेंट्स है तो सर्वेंट्स है तो यहाँ पे हु सही तो है, ऐसा लगेगा सर्वेंट्स ह्यूमंस है। लेकिन सिलेक्शन दिखाने के केस में ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस से कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन दिखाते वक्त चाहे ह्यूमंस हो चाहे नॉन ह्यूमंस हो, आप हर जगह विच लगाते हैं। ठीक है बात, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हु, विच, दैट और एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्सर्ट, स्लीप, सिट, लाफ, गो। दैट तो नहीं, अगले लेक्चर में जब मिलेंगे ना हम लोग तो दैट के बारे में बात करेंगे। हमारा हेडिंग भी होगा यूज ऑफ दैट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।